हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे एचटेट का जो हमारा कॉमन पेपर होता है उसके हिंदी का सॉल्यूशन। ठीक है, ये सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे 2019 से स्टार्ट करेंगे और 2023 तक कंप्लीट करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा वो पूरा टॉपिक हम करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके आगे कोई भी डाउट ना रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है टीजीटी 2019 का पेपर है ये। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो इसमें कारक चिन्ह हमें बताने हैं। आप सबको पता होगा कि हमारे 8 कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कारक चिन्ह कौन सा है? हेमंत को खीर अच्छी लगती है, ये क्या है? को। अब देखो बहुत बच्चे इसके अंतर्गत कन्फ्यूज़न होंगे। क्या होता है हमारा? देखो कर्ता ने कर्म को, एक तो कई बच्चे सोचेंगे कि ये कर्म कारक है और यहाँ पर कर्म पर टिक कर देंगे और उनका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, एक हमारा होता है संप्रदान। इन दोनों के अंतर्गत जो है को कारक चिन्ह होता है। कौन सा होता है? को कारक चिन्ह होता है। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो कर्म कारक वहाँ पर होता है जहाँ पर आपको किसको की सेंस आए। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें ट्रिक से कराऊंगी। जहाँ पर आप किसको लगाकर अगर कोई प्रश्न पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगी, थोड़ा धैर्य रखना। ठीक है, और संप्रदान कारक किसके लिए यूज़ होता है? दान के लिए, या तो किसी को दान देते हैं, दान के लिए यूज़ होते हैं, या फिर पसंद के लिए, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वहाँ पर कौन सा होता है? संप्रदान कारक। देखो यहाँ से हमारा एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, यानी अच्छी लगती है, जो चीज़ पसंद है, अच्छी लगती है, वो कौन सा कारक होता है? हमारा संप्रदान कारक। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम देख लेते हैं एक बार कर्म कारक को। कर्म कारक के मैं आपको एक तो उदाहरण देती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। देखो पहला है, पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस ने चोर को पकड़ा, यहाँ पर कौन सा कारक है? देखो कर्म कारक है, कर्म कारक है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है? कर्म क्या होता है? सबसे पहले ये समझो, कर्म क्या होता है? कर्ता जिस कार्य को करता है वो कर्म होता है। देखो पुलिस ने, पुलिस क्या हो गया? कर्ता हो गई। कर्ता क्या कर रहा है? चोर को पकड़ रहा है, यानी कर्ता जो कार्य करता है वो हमारा कर्म कारक होता है। और यहाँ पर आपको डेफिनेशन याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कर्ता कर्म को करता है। सिर्फ आपको ये देखना है जहाँ पर किसको की साउंड आती है वो हमारा कर्म कारक होता है। देखो पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने, कर्ता ने किसको पकड़ा? तो क्या आएगा? चोर को पकड़ा, यानी यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? कर्म कारक। मैं और उदाहरण आपको देती हूँ। राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा? इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम देते हैं। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। क्या? माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो देखो यहाँ पर भी आपको किस चीज़ का मिलेगा, किस चीज़ की सेंस मिलेगी? माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ किसको दूध पिलाती है? तो क्या आ जाएगा? बच्चे को। ठीक है, जहाँ पर भी आपको किसको की साउंड या फिर किसको की सेंस आई वहाँ पर हमारा कर्म कारक होता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में एक यही विशेषता होती है। संप्रदान कारक के अंतर्गत दान दिया जाता है, वहाँ हमारा संप्रदान कारक होता है। जो चीज़ पसंद है, अच्छी लगती है, वहाँ हमारा संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। इसमें हमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध है, यानी गलत है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दवाइयाँ बिल्कुल ठीक हैं। कई बच्चे बड़ी ई की मात्रा यूज़ करते हैं, वो देख लेना, यूज़ नहीं होती है। तो दवाइयाँ ऐसे लिखी जाती है, दवाई मतलब सिंगुलर में ऐसे लिखी जाती है, एक वचन के अंतर्गत। ठीक है, प्राणी विज्ञान भी हमारा ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा वृत्तीय अनुप्रास। ये हमारा गलत है। ये कैसे लिखा जाता है? देखो एक मिनट मैं आपको लिख के बताती हूँ। वृत्तीय, ये तय और आधा तय, वृत्तीय अनुप्रास, इस तरह से ये लिखा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वृत्तीय अनुप्रास। ठीक है, मृत्यु उपरांत भी हमारा ठीक है।
नेक्स्ट है, इसमें हमें अशुद्ध बताना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ठीक हो गया। नेक्स्ट है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित विकल्प छांटे। इसमें हमें बताना है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दिया गया है, कौन सा गलत है। आप सबको पता होगा स्त्रीलिंग जो है स्त्री से संबंधित होता है और पुल्लिंग पुरुष से संबंधित होता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है कुजड़ा कुजड़िन, बिल्कुल ठीक है। तितर तितरिन, ये हमारा गलत हो जाएगा। तीतर का जो पुल्लिंग होता है वो तीतर होता है, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहता है, ठीक है। इसमें हमें गलत बताना था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है ठीक हो जाएगा। धोबी धोबिन ठीक है, पापी पापिन ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प छांटिए। तो देखो इसमें हमें बताना है कि असंगत यानी कौन सा गलत है। एचटेट में ज़्यादातर नेगेटिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में जुड़कर मतलब उस शब्द का, मूल शब्द का जो अर्थ बदल देते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय। सिर्फ आपको ये याद रखना है, प्रत्यय जो है बाद में जुड़ते हैं, उपसर्ग जो है पहले जुड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा गलत है। सबसे पहला है विचार प्लस ई है, विचारण प्लस ई है, ये फर्स्ट ही हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ई प्रत्यय नहीं होता, ये होता हमारा विचार प्लस अणीय प्रत्यय। तो ये हमारा होता है, ठीक है, विचार प्लस अणीय। विचारण कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ठीक हो जाएगा। जो बच्चे टेक्स्ट बुक से तैयारी करते हैं मैं उनको बता दूं, उसमें जो आंसर है वो बिल्कुल गलत दिए हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चनों के, मैंने देखा है। तो आप वहाँ से ना करें, आप एचटेट की जो की है वहाँ से करेक्ट करके फिर अपने PYQ की प्रैक्टिस करें, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। दृश्य प्लस तव्य दृष्टव्य, बिल्कुल ठीक है। ऋषण प्लस ए वाशने, बिल्कुल ठीक है। वाल्मीकि प्लस ई वाल्मीकि, बिल्कुल ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विचार प्लस अनीय होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग किया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषणीय क्या होता है। देखो विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है जो किसी वस्तु की विशेषता बताता है, ठीक है, याद रखना, जो किसी वस्तु की विशेषता बताता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, विशेषणीय होता है। तो आइए इसमें बोला कि कम शब्द का विशेषणीय यानी कम शब्द का जो वस्तु की विशेषता बताई गई है वो हमें बताना। देखो अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, गर्मी में कम खाना चाहिए, गर्मी में कम खाना चाहिए। खाना क्या हो गया, यहाँ पर क्रिया हो गई, ठीक है, इसमें क्रिया हो रही है खाना। तो मैंने बताया था क्रिया की विशेषता तो नहीं बतानी, हमें विशेषणीय बतानी है जो वस्तु की विशेषता बताता है। आज उसने कम खाना खाया। देखो इसमें क्या हो गया, खाना, खाया क्या हो गई क्रिया, खाना क्या हो गया, खाना एक वस्तु हो गई, यानी कम खाना, ठीक है। खाना क्या गया, कम खाया, यानी वस्तु की विशेषता बताई है। तो ये इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसमें हमें कम शब्द की विशेषणीय प्रयोग बताना था जिसमें वस्तु की विशेषता बताई गई थी। तो इसमें खाने की विशेषता बताई गई है कि उसने कम खाया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन भी देख सकते हो, कम ही पढ़ पाते हैं, तो इसमें तो कोई विशेषता है ही नहीं, कम बोलना ही श्रेष्ठ क्रिया है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, बोलना भी क्या हो गई यहाँ पर क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसके अंतर्गत क्या होता है, मोस्टली विलोम शब्द का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दाल रोटी शिव पार्वती, तो ये हमारे क्या होते हैं, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। यानी देखो दाल रोटी, दाल का भी अपना अलग मीनिंग है, रोटी का भी अपना अलग मीनिंग है, और ये एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं भक्षा भाक्षय, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। एक ट्रिक और बता देती हूँ, अगर आप दोनों वर्ड के, दोनों पदों के बीच में और लगा कर देखोगे तो वो अगर हो जाता है तो वो हमारा द्वंद्व समास होता है, वरना नहीं होता। देखो भक्षा और भक्षय हो गया, कृष्ण और अर्जुन, बिल्कुल। रुद्र और प्रिया, ये कोई सेंस नहीं बनते, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा रुद्र प्रिया जो है द्वंद्व समास नहीं है, ये हमारा कौन सा है,
मैं आपको बताऊंगी, पहले ऑप्शन देख लेते। उचित और अनुचित, यहाँ भी होगा। जो हमारा रुद्रप्रिय समास है वो हमारा कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। क्यों है बहुव्रीहि समास? ये बहुव्रीहि समास वो होता है जिसमें दो शब्द मिलकर, जैसे रुद्र और प्रिय मिलकर किसी और की विशेषताएं बताते हैं। तो ये किसकी विशेषताएं बता रहे हैं? शिव जी की। ठीक है। द्वंद्व समास के अंतर्गत तो आप विलोम शब्द देखोगे, और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जब दो शब्द मिलकर किसी और तीसरे की विशेषताएं बताते हैं वो हमारे क्या होते हैं? बहुव्रीहि समास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से बेमेल को छांटिए। हमें बताना है कि विलोम शब्द में कौन सा गलत है। सबसे पहले है आर्य और अनार्य। बिल्कुल विलोम शब्द है। आर्य मतलब क्या होता है? गुणी। अनार्य मतलब क्या होता है? दुष्ट। ठीक है। उर्वर और अनुवर, ये भी हमारा विलोम शब्द होता है। उर्वर क्या होता है? उपजाऊ भूमि। जो बच्चे एसएसटी के होंगे, टीजीटी एसएसटी, वो समझ जाएंगे कि उर्वर हमारे पास शायद पता नहीं 9th या 10th क्लास के अंतर्गत है। उर्वर क्या होता है? जो भूमि उपजाऊ होती है। अनुर्वर क्या होती है? जो कि बंजर होती है। ठीक है। ऐच्छिक, अनिवार्य। ऐच्छिक क्या होता है? किसी चीज़ की इच्छा होती है, अनिवार्य, जरूरी। ठीक है। तो ये भी हमारा विलोम शब्द है। खल और दुर्जन, ये हमारे पर्यायवाची शब्द है। तो हमारा इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा विलोम शब्द नहीं था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है ठीक हो जाएगा। खल और दुर्जन का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति दुष्ट है, पापी है। तो इन दोनों का मतलब ही क्या होता है? दुष्ट और पापी, ये एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सबसे पहले हम जानेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, जो कि शब्द के पहले जुड़ते हैं। ठीक है। तो हमें बताना है कि किसके अंतर्गत हुआ है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले है आत्यांतिक, आतिथ्य, आख्यायिका और आधिपत्य। देखो, आत्यांतिक क्या होता है? अत्यधिक, यानी इसके अंतर्गत जो है अति प्रत्यय का यूज हुआ है। ठीक है। आतिथ्य किससे रिलेटेड होता है? अतिथि से रिलेटेड होता है। इसमें भी अति हुआ है। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें जो है आ प्रत्यय का यूज हुआ है, आ प्लस खाइका। ठीक है, ख्यायिका। तो ये अखाइका के अंतर्गत जो है आ प्रत्यय का यूज हुआ है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में आज्ञार्थ विध्यर्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हमें पहले हम जान लेते हैं कि आज्ञार्थ और विधियत क्या होता है। देखो, नाम से ही स्पष्ट होता है आज्ञार्थ, यानी जिस वाक्य के अंतर्गत आपको आज्ञा या फिर प्रार्थना या फिर उपदेश दिया जाए उसके अंतर्गत जो है आज्ञार्थ वृत्ति का प्रयोग होता है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तुम अगर कहते तो मैं ऐसा ज़रूर करती, तो इसके अंतर्गत कोई भी आज्ञा या फिर प्रार्थना नहीं है। सभी को अपिग्रह की भावना रखनी चाहिए, इसके अंतर्गत भी कोई प्रार्थना नहीं है। नेता को चाहिए कि वे समूह के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करें, इसके अंतर्गत भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम भले इंसान बनो, ये क्या है? एक उपदेश मान सकते हो, एक प्रार्थना मान सकते हो, एक आज्ञा मान सकते हो कि मैं चाहता हूँ तुम एक भले इंसान बनो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। इसमें हमें बताना है कि कौन सा पर्यायवाची के अंतर्गत गलत है। सबसे पहला है पक्षी, संकुत, द्विज, नवचर, बिल्कुल ठीक है। बैल, ऋषभ, ऋषभ, अक्षधर, बिल्कुल ठीक है। वेद, आम्नाय, आगम, आकार, ये हमारा गलत हो जाएगा। देखो, वेद तो आपको पता ही है क्या होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद होते हैं। ठीक है। आग्नेय का मतलब क्या होता है? कोई भी रीति रिवाज, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें हमें असंगत बताना था। भाववाच्य वाला विकल्प चुनिए। इसमें हमें भाववाच्य वाला विकल्प चुनना है जिसके अंतर्गत भाववाच्य का यूज हुआ है। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाववाच्य क्या होता है। भाववाच्य क्या होता है? जब वाक्य के अंतर्गत भाव या फिर क्रिया पर जोर दिया गया है, जोर दिया जाए, ठीक है, वो मोस्टली भाववाच्य होता है। और लास्ट में ता, ते, ती ही आता है इसके। ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है? भाववाच्य। देखो, एग्जाम्पल से समझ आएगा। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, तो ये कोई भाववाच्य नहीं है। गर्मियों में रोज़ नहाया जाता है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
किस चीज़ के ऊपर जोर है? रोज़ नहाया जाता है, क्रिया के ऊपर जोर है। और लास्ट में क्या है? ता है, ते है, ती है। तो आपको याद रखना है भाववाच्य क्या होता है। इसके अंतर्गत भाव या फिर क्रिया पर जोर दिया जाता है और लास्ट में ता है, ते है, ती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि निपात क्या होता है। निपात क्या होता है? जब किसी भी बात पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है तो वो हमारा निपात होता है। यानी उन वाक्यों के अंतर्गत क्या क्या यूज़ होता है? ही होता है, या ही होता है, भी होता है, केवल यूज़ किया होता है। ठीक है, या कहीं तो दिख जाए आपको, कहीं पर भी अगर आपको ये वर्ड दिख जाते तो वहाँ पर क्या होता है? निपात का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। राम और श्याम दिन भर से खेल रहे हैं, तो ये हमारा निपात का प्रयोग नहीं है। कविता आज दिल्ली जा रही है, तो ये भी हमारा निपात का प्रयोग नहीं है। तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे, देखो यहाँ पर ही का प्रयोग हो गया है ना। यहाँ पर एक बात पर अधिक जोर दिया गया है कि तुम आज भर दिन भर सोते ही रहोगे। ठीक है, तो ये हमारे वाक्य कौन से होते हैं? निपात वाक्य। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। देखो मैं और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कविता आज दिल्ली जा रही है, कविता अगर यहाँ पर लिख दे कविता आज ही दिल्ली जा रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा। यानी एक बात पर ज़्यादा जोर देना ही हमारा निपात कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें हमें बताना है कि कहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विसर्ग संधि का प्रयोग कहाँ होता है। देखो कहीं भी अगर आपको ये 4 मिल जाए, एक तो ओ, ठीक है, ओ की मात्रा, या फिर आधा स, या फिर आधा श और आधा श, अगर आपको ये मिल जाए, ये जो है विसर्ग में बदल जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी ये शब्द आपको मिल जाएंगे तो ये क्या होता है? विसर्ग में बदल जाते हैं। तो आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। देखो एग्जाम्पल से करते हैं। सबसे पहले है तिरोधन। देखो तिरोधन, ठीक है, तिरोधन है। मैंने क्या बोला? जहाँ पर भी आपको ओ, आधा श और श दिख जाए तो वहाँ पर आपको विसर्ग लगाना। देखो यहाँ पर हम ओ हटा देते, देखो यहाँ पर अगर आप ये ओ हटा देते हम, ठीक है, ओ हटा देते तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? तिर प्लस धन। ठीक है, इसका मतलब ये विसर्ग है। दूसरा करके देखते हैं, शिरोधार्य। सिर, ओ की मात्रा हमने हटा दी और ये क्या हो जाएगा? सिरधार्य, यानी यहाँ भी विसर्ग का उपयोग हुआ है। फिर देखते हैं हम दीपो उत्सव में हुआ है या नहीं। क्या हो गया? दीप हमें ओ हटाना था, ओ की जगह हमें क्या लगा के देखना था? विसर्ग लगा के देखना था, और ये क्या बन जाएगा? उत्सव। देखो यहाँ पर जो है ओ का यूज़ किस लिए होगा? ओ की मात्रा का, क्योंकि यहाँ पर ऊ आया है। ठीक है, तो ये ऊ की मात्रा ओ में चेंज हो गई है, तो यहाँ पर हमारी विसर्ग संधि का उपयोग नहीं हुआ है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दीपोत्सव। जहाँ पर भी आपको ये 4 शब्द दिखे या फिर मात्राएं दिखे, तो आपको चेंज करके देखना है कि ये विसर्ग में चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुर्घटना क्यों और कैसे हुई? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए। इसमें हमें क्रिया विशेषण का भेद बताना है। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्रिया विशेषण के भेद हैं, तो मैं इनके पहले बता देती हूँ कि क्या क्या होते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में आप कैसे चेक करोगे? आप लगा कर देखोगे, अगर कितना परिमाण मापते हैं ना कि कितने का, अगर आपको आंसर मिल जाता है क्वेश्चन के अंतर्गत, तो आपका वहाँ पर क्या होगा? परिमाणवाचक। जैसे भारी, अति, लगभग, काफ़ी, केवल, तनिक, अधिक, थोड़ा, इतना, उतना, ये हमारा क्या होता है? परिमाणवाचक। कालवाचक क्या होता है? ये समय से रिलेटेड होता है, यानी जब भी आपको कब का आंसर मिले तो क्या होगा? कालवाचक। रीतिवाचक। रीतिवाचक जहाँ पर भी आपको कैसे का जवाब मिले वो हमारा क्या होगा? रीतिवाचक। स्थानवाचक। स्थानवाचक क्या होता है? कहाँ। स्थान क्या होता है? कहाँ होता है। रीति कैसे। काल क्या होता है? समय, मतलब कब। परिमाण क्या होती है? मात्रा, यानी कितनी मात्रा। ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हो। देखो दुर्घटना क्यों और कैसे हुई, तो इसमें कैसे का जवाब देना, तो कैसा हमारा क्या होता है? रीतिवाचक। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ठीक हो जाएगा।
तो हम एग्जाम्पल देख लेते ताकि आपको कोई भी गलतफहमी ना रहे। सबसे पहले परिमाणवाचक, परिमाणवाचक का एग्जाम्पल हम देखते हैं। तुम थोड़ा अधिक खाओ, तुम थोड़ा अधिक खाओ। तो इसके अंतर्गत देखो, तुम थोड़ा अधिक खाओ, यहाँ पर क्या है, परिमाणवाचक है। कैसे, तुम कितना खाओ यानी थोड़ा अधिक खाओ, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है परिमाणवाचक की पहचान हो जाएगी। कालवाचक, कालवाचक का जवाब क्या बताया था मैंने, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा घिचमिच हो गया था। देखो एग्जाम्पल देखते, कालवाचक, कालवाचक क्या होता है, मतलब जब भी आपको कब का जवाब मिले। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं कब उठती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, यानी इसमें समय की बात की गई है, तो कालवाचक। रीतिवाचक, जैसे कि कैसे का आपको जवाब मिलते हैं, दुर्घटना क्यों और कैसे हुई। स्थानवाचक, तुम घर गए थे, तो यहाँ पर क्या हो गया, तुम कहाँ गए थे। तो अगर आपको कहाँ का जवाब मिले तो क्या होगा, स्थानवाचक। तो इस तरह से आप कर सकते हो। जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी रीतिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट और शायद लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। एक वचन से बहुवचन बने विकल्पों में असंगत चुनिए। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो सबसे पहले देखते हैं, डाकू डाकुओं, बिल्कुल ठीक है। वधू वधुवी, बिल्कुल ठीक है। तरबूजा तरबूजाओं, ऐसा नहीं होता, तरबूजों होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर भी हो जाएगा साथ में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।